बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़िम, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। बोले, बजट पर बहुत मेहनत की गई, वज़ीर ख़जाना और पूरी टीम का मशकूर हूँ। सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और तमाम इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि इसराइल और ईरान की जंग भी बंद हो गई। ईरान ने पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि ईरान ने सदर आसिफ अली जरदारी, मेरा और फील्ड मार्शल का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया है। कतर पर हमले की पाकिस्तान ने मजम्मत की। इसको ज़ेरे बहस लाएंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि वफाकी काबीना का जो इसराइल ईरान कशीदगी पर कमी के लिए किरदार पर फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश किया गया और इस इजलास में कौमी सलामती के फैसलों पर अराकीन को एतमाद में लिया गया। ईरान इसराइल कशीदगी के दौरान वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म के किरदार पर खिराज तहसीन पेश किया गया। काबीना का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया और करारदाद मंजूर की गई। इजलास में शुरका ने ईरान इसराइल कशीदगी पर कमी पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर ख़जाना ने फाइनेंस बिल पर शुरका को ब्रीफिंग दी। अरकान को बजट बिल तरामीम से मुतालिक आगाह किया गया। इजलास में पेट्रोलियम लेवी जो है मुतवीन करने का इख्तियार पेट्रोलियम डिवीजन को देने की भी मंजूरी दी गई है। इसको ज़ेरे बहस लाएंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसदाद मुनशियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद इंसदाद मुनशियात से आगाही और शाऊर फराहम करना है। मुनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम, गैर कानूनी तिजारत का खात्मा, मुनशियात का घिनौना धंधा जो है उसको बंद करने के हवाले से जो है ये इक़दाम किए जाते हैं। तिब्बी और नफ्सियाती माहिरीन के मुताबिक नई नस्ल में नशावर अशिया के इस्तेमाल का रुझान ज्यादा दौलत या फिर इंतहाई गुर्बत का होना है। दोस्त की सोहबत, हालात की बेचैनी या मायूसी की वजह से भी इंसान मुनशियात का आदी बन जाता है। इसको भी ज़ेरे बहस आएंगे। हमें ज्वाइन किया है चौधरी परवेज संधीला साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं। चौधरी साहब को भी खुशामदीद कहेंगे। और हमें ज्वाइन किया है अक़दस वहीद संधीला साहबा ने। अक़दस वहीद संधीला साहबा का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने कीमती वक्त दिया। संधीला साहबा, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, किस तरह से देखती हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से इजलास में गुफ्तगू की गई और शुक्रिया अदा किया गया तमाम तर लोगों का, और उन्होंने कहा कि बजट पर बहुत मेहनत की गई है, वज़ीर ख़जाना और पूरी टीम का मशकूर हूँ। पहले तो इस हवाले से आपका नुक्ता नज़र जानना चाहूँगा कि आप किस तरह से देखती हैं बजट इस तरह का था कि जिस पे जो है वो शुक्रिया अदा किया गया है वज़ीर ख़जाना का और पूरी टीम का और इत्तेहादी जमातों का। अवाम का तासुर किस तरह से है और अवाम का जो देखना है, कहना है, वो किस तरह से है इसके मुतरादिफ? के लिए और आज तो आपने 2 संधीला जो हैं वो इनवाइट किए अपने प्रोग्राम में। दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स वज़ीर आज़म ने तो शुक्रिया अदा करना है और काबीना ने भी शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि बजट से पहले उनकी जो तनख्वाहें मंजूर हुई हैं, अरकान असम्बली की जो तनख्वाहें मंजूर हुई हैं, तो उनके लिए तो एवरीथिंग इज़ गुड, ग्रास इज़ ग्रीनर एट देयर एंड। वो जो ग्रास जो है वो ख़राब हुई है, वो तो आवाम के लिए हुई है, जहाँ पर उनके लिए एज सच कोई रिलीफ नहीं है। आप देखें, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं वो सिर्फ 10% बढ़ाई गई हैं, जो कि आपको पता है इन्फ्लेशन रेट अगर आप देखें और 10% इंक्रीज देखें इन सैलरीज, वो कोई एक मेजर एक चीज़ नहीं बनती। फिर आप देखें कि जो मिनिमम वेजेस हैं उनके बारे में बात नहीं की गई, वो भी लास्ट ईयर जितनी ही रही हैं। अपने एक्सपेंडिचर जो हैं वो इन्होंने 18% इंक्रीज अपना वफाकी बजट में रखा है अपने एक्सपेंडिचर्स के लिए। अगर आप एक तरफ कहते हैं कि इन्फ्लेशन तो इतनी हुई नहीं थी, 7.4% इन्फ्लेशन हुई थी, तो फिर आपने 18% इंक्रीज अपने एक्सपेंडिचर्स में क्यों किया? सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस बजट में आवाम के लिए एज सच उतना रिलीफ नहीं है जितना कि एक मखसूस तबके के लिए। आप देखें कि जो आपकी ये जो लोग हैं, जो आम लोग हैं,
उनको कोई भी मेजर ऐसा जो है वो रिलीफ नहीं दिया गया। आपने अपने सेक्टर्स जहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई हैं, जो रियल स्टेट का सेक्टर है वहाँ पर आपने रिलीफ दिया। ऑनलाइन काम पे, ऑनलाइन कारोबार पे, ऑनलाइन शॉपिंग पे आपने टैक्सेशन वो लगा दी। अब आप खुद देखें कि एक लोग जो डॉलर्स लेकर आ रहे हैं बाहर से, अर्न कर रहे हैं, उनको आपने ये कह दिया कि अब आप इस पे भी टैक्स दें। आप एटलीस्ट अभी नहीं, पाकिस्तान एक ऐसी इकोनॉमी है जिसको अभी ज़रूरत है कि लोग जो हैं वो ऑनलाइन काम करें या ई कॉमर्स जो है वो, हमें अभी ये ऐसा एरिया है जिसको अभी हमें हेल्प आउट करने की ज़रूरत है। बल्कि उनको इनकरेज करने की बजाय आप क्या कर रहे हैं कि आप अभी से उन पर टैक्सेशन लगा रहे हैं। टैक्सेशन लगा रहे हैं तो ऑफ कोर्स लोग जो है वो उससे डिस्करेज होते हैं। दूसरी बात ये है कि आपने वो जो फाइलर्स, नॉन फाइलर्स का एक मेजर कैटेगरी आपने बना दी, और नॉन फाइलर्स का वो जैसे कहते हैं उनके घर में कोई शादियां नहीं करेगा, तो आपने उनको लिटरली एक अछूत तबका बना दिया विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि एक मेजॉरिटी आपके मुल्क में नॉन फाइलर की क्यों है। आप ये देखें कि पाकिस्तान में आपने अगर टैक्स फाइल करने हैं तो वो एक इतना हैक्टिक और इतना लेंथी प्रोसीजर है जो कि आपके लिए इन इटसेल्फ बहुत टैक्सिंग है। ठीक है, टैक्स भी देना है और वो एक टैक्सिंग प्रोसेस से गुजर कर आपने देना है, और ज़्यादातर लोगों को, आम लोगों को अपने टैक्स फाइल रिटर्न जो है वो फाइल ही नहीं करना आते हैं। तो एक तो ये, और दूसरा मेजॉरिटी जो आपका जो टैक्स नेट है उसमें आपकी आती है वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास को तो नेचुरली जो है वो टैक्स कट जाता है। मतलब मैं अगर नॉन फैकल्टी हूँ तो मेरा जॉब से मैं जहाँ पर काम करूँ टैक्स तो मेरा ऑलरेडी कट रहा है, फिर मैं जो चीज़ खरीद रही हूँ मेरा टैक्स वहाँ से भी कट रहा है। तो एक इतनी अजीब सी कैटेगराइजेशन करके और इन एक अजीब तरह से लोगों को डिस्करेज करके फिर ये कि वो बैंक अकाउंट नहीं खोल सकेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं और अभी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उससे अर्न करेंगे तो उस पर टैक्स देंगे। तो आप उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है, किसी बैंक अकाउंट की, किसी और चीज़ की, किसी प्रॉपर्टी की और एनीथिंग, आप पहले वो ही नहीं खरीद पा रहे बिकॉज यू आर अ नॉन फाइलर। तो इतनी डिस्क्रिपेंसीज हैं इस टैक्स में, इस बजट में, और इतना एक लिमिटेड तबके को यहाँ पर फायदा दिया गया है। जो मेजॉरिटी ऑफ द मैसेज है उनको जहन में नहीं रखा गया। वही बात है कि आप एक मखसूस लोगों को देकर या एक 10% का इजाफा करके आप समझते हैं कि हमने बहुत रिलीफ दी दिया, और फिर आपने जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया जो वफाक में हुआ वो पंजाब में नहीं लग रहा। आप देखेंगे कल पंजाब के सारे सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो इतनी शदीद गर्मी में कल सब सड़क पे थे, क्योंकि आपने उनको डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस नहीं दिया हुआ था। वो आपने वफाक में अनाउंस कर दिया, बाकी सूबों ने अनाउंस कर दिया, पंजाब वो नहीं दे रहा। तो इतने सारे इश्यूज हैं जिनको समझा नहीं गया। बहुत लिमिटेड सोच के साथ इस बजट को जो है वो पेश किया गया है। ज़्यादातर चीज़ों पे जो है टैक्सेशन, और फिर उसके बाद टैक्स नेट को इंक्रीज करने का भी कोई वाइबल सोल्यूशन आपने नहीं दिया। मतलब वो यही है कि नॉन फाइलर्स को डिमोनाइज कर दो, डिमोनाइज करो और उनसे एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करो। एक्सटॉर्शन से और डिमोनाइजेशन से आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं या आप अपना टैक्स नेट इंक्रीज नहीं कर सकते। उसके लिए पॉलिसी मेकिंग की जरूरत होती है। तो हम हमेशा पॉलिसीज को छोड़ के छोटे छोटे ट्रिक्स को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि फिर प्रॉब्लमैटिक होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना अवाम दोस्त बजट था या इतना आप अवाम में भी निकल जाएं अगर, और आप किसी से भी पूछें, एक आम आदमी से पूछें आपको कितना रिलीफ मिला या टैक्स आने के, ये बजट आने के बाद आपको कोई बेहतरी महसूस हुई। ठीक है आपने स्लैब्स कम की, लेकिन आप ये भी देखें ना कि इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, चीज़ों की प्राइसेस दिन ब दिन कितनी ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं। तो जो टैक्स अगर हमें फॉर इंस्टेंस बचता भी है तो वो वही है जो हमारा बुनियादी ज़रूरियात में लग जाता है। एक बात मैं हमेशा करती हूँ, देखिए व्हेन आई एम अ वर्किंग पर्सन, ठीक है ना, सो अगर मैं आज जॉब कर रही हूँ और मैं जॉब से आज इतने पैसे कमा रही हूँ कि मैं ज़रूरियात पूरी कर रही हूँ, आज से 10 साल बाद भी मेरी चाहे सैलरी बढ़ भी रही है लेकिन मैं उसी जगह पे खड़ी हूँ कि मैं सिर्फ अपनी सैलरी से अपनी ज़रूरियात ही पूरी करी हूँ, तो वो जो 10 साल की मेरी सर्विस है वो मेरी कहाँ पर गई, और वो जो मैंने अपना ऐड ऑन किया सारा कुछ,
उसके बाद मेरे पास क्या आया, मैं तो अभी भी वहीं पे खड़ी हूँ जहाँ पर मैं 10 साल पहले भी बुनियादी जरूरियात पूरी कर रही थी। 10 साल बाद भी चाहे मेरी तनख्वाह बढ़ भी रही है, लेकिन मेरी तनख्वाह इसी काबिल है कि मैं अपनी बुनियादी जरूरियात पूरी करूँ, क्योंकि साथ साथ चीज़ों की कीमतें भी उसी तरह बढ़ी हैं। तो आप लोगों को कोई रियल बेनिफिट जो है, कोई एडिशन, कोई एड ऑन वैल्यू एडिशन कुछ भी नहीं हो रहा, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एज सच इंक्रीज नहीं हो रहा। तो ऐसे में ये कहना कि बहुत अच्छा बजट था, वो आपको पता है, जाहिर है अब वो गवर्नमेंट में है तो वो यही कहेंगे, लेकिन आप एक दफा आवाम से जाके पूछे, आम लोगों से जाके पूछे, तो आपको पता चलेगा कि बजट कैसा रहा। ठीक, चौई साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। चौई साहब, आपसे जानना चाहूंगा, वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, उन्होंने बजट के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि बहुत मेहनत की गई, वजीर खजाना और पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया, और सदर आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और तमाम इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा किया। संदीला साहबा, अकदसवीद संदेला साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी गुफ्तगू कुछ हद तक आपने सुनी, और बिफोर योर ज्वाइनिंग उनका ये कहना था कि ये अवाम दोस्त बजट नहीं था और एक मखसूस तबके के लिए था, और इसके बावजूद वजीर आजम का शुक्रिया अदा करना समझ से बालातर है कि वो किस चीज़ का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हालांकि अवाम जो है वो अभी भी परेशान है, अवाम से जाके अगर पूछा जाए। चौई साहब, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं। जी, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है जी, कंटिन्यू करें। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी। देखें, बजट के बाद इसी किस्म की आवाजें आती हैं अपोजिशन की तरफ से, और खास तौर पर जो लोग मतलब उनकी राय है जो उसका एहतराम करना चाहिए, और जो वो पॉइंट बता रहे हैं उन पर जाहिर है ज्यादा काम करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है हमारी, इस मुल्क में जो निज़ाम चल रहा है, जब चलते हुए निज़ाम को आप एक दफा डिरेल करेंगे तो उसके नतायज हमें भुगतने पड़े हैं। 2015, 16, 17 में जब IMF के चंगल से हम लोग निकल गए थे ना, उसके बाद फिर हमने अपने बजट बनाने थे, और उसके बाद फिर हमारी चीजें बेहतर नहीं थी ना। आप तुर्की में चले जाएं, वहां पे 15 साल से एक ही पार्टी हुकूमत कर रही है। मैं उसकी कोई फेवर नहीं कि एक ही हुकूमत, लेकिन वो अपनी कारकर्दगी भी करे। हिंदुस्तान में तीसरी हुकूमत है नरेंद्र मोदी की, उससे ला के इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें उनकी जैसे इकोनॉमी की हैं या बहुत सारी चीजें उनकी मैशत की, वो हमसे बेहतर है। तो अगर पाकिस्तान में भी ये एक तजर्बा ना किया जाता तो आज मेरी बहन को ये कंप्लेनें ना करनी पड़ती, ये शिकायतें ना करनी पड़ती। उस कंप्लेन उस तजर्बे की वजह से जो पूरी कौम भुगत रही है ना, सिर्फ एक लाडले को लाने के लिए, खुश करने के लिए, अगर वो ना किया जाता तो आज ना होता। अभी भी बल्कि आप रिसेंटली देख लें, तीन साल पहले की बात है, जब इमरान खान साहब को इस सिस्टम से तहरीक अदम इत्तेमाद के जरिए वो निकले थे, हुकूमत से हाथ धोए थे, तो क्या था कि पाकिस्तान जो है वो तो बैंकरप्ट होने जा रहा है। सिर्फ 2, 2.5, 3 हफ्ते की बात है, उसके बाद पाकिस्तान तो बैंकरप्ट हो जाएगा। और बैंकरप्ट होने का मतलब मेरे ख्याल में ना बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि बैंकरप्ट होने का मतलब क्या है। वो जरा थोड़ी तारीख पढ़े। अभी रिसेंटली श्रीलंका हुआ था कि वहां पे लोगों को पेट्रोल और पानी लेने के लिए क्या मामला थे। देखें, मुबारकबाद इसलिए दी जा रही है कि पाकिस्तान को उन तमाम मसाइल से निकाल कर उस डगर पर ले आए हैं जिसमें इंशाल्लाह ताला अगले 2-3 साल, जो 2-3 साल है उनमें जब ये हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी ना, तो उस वक्त तक चीजें वो वाले मसाइल, आज वाले मसाइल उस वक्त नहीं होंगे। देखिए, जिस क्राइसिस से हम लोग गुजरे हैं, सिर्फ मैशियत से नहीं, मैशियत, दहशतगर्दी और भारतीय जारहियत, ये छोटी चीजें नहीं है जिनसे निकल कर आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पूरी दुनिया में आपकी जो इस वक्त वैल्यू है ना, वो बहुत बेहतर हुई है। लोग आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं हर लिहाज से कि आप अमन पसंद लोग हैं। आप लोगों ने जीत कर भी जंग करने की बात नहीं की, तो मेरे ख्याल में ये हौसला अफजा बात है कि यहाँ पर लोग आगे इन्वेस्ट करेंगे। और फिर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट के आपसे वादे हुए हैं, और जब कोई इन्वेस्टमेंट करने की बात होती है ना, तो वो एक दिन में नहीं होती। उसके लिए जाहिर एक प्रोसेस होता है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, उस पर कहाँ पे कितनी होगी। तो ये सब जब चीजें होंगी ना, तो ये जो मेरी बहन कंप्लेनें कर रही है, इंशाल्लाह ताला वो भी नहीं होंगी। तो मौजूदा हालात में जो देखें, टैक्स नेटवर्क बढ़ाया गया, इसमें ज्यादा जो है वो टैक्स के कलेक्शन पर ज्यादा जोर दिया गया। कोई भी मुल्क टैक्स के बगैर चल सकता ही नहीं है। अगर आप ये कहें कि टैक्स आपने आवाम से लेना नहीं और उसके अलावा आपने सारा कुछ कर्जा लेके चलाना है, तो फिर जाहिर है आवाम पर बोझ तो पड़ेगा। लेकिन ये देखें, अब पिछले साल की बनिस्बत जो पेट्रोल है, थोड़े बहुत रुपए है वो लेस हुआ है। बिजली के जो बिल हैं उनमें भी वहां पे थोड़ी बहुत कुछ एडजस्ट करने की कोशिश की है। फिर एक बहुत बड़ा जो हमें एडवांटेज हुआ, अभी उस पर भी बात हो रही है कि सोलर इस मुल्क में जितना आया उसको इंपोर्ट करने की इजाजत दी गई, लाया गया, लोगों ने इंस्टॉल किया, बिजली के बिलों से
चलें थोड़ी बहुत तो रिलैक्सेशन ना, हुकूमत ने भी सोलर पावर दिए हैं, जो लोग खुद अफोर्ड कर सकते थे 2-2 4-4 5-5 लाख रुपए में लगाकर, वो चीजें बेहतर हुई हैं और हर गुजरते साल के साथ बेहतर होंगी। लेकिन 1 2 3 आपको पता है कि वो 70 की दवाई में, हमजा साहब मैं तो आप उसको पैदा भी नहीं हुए थे, उस वक्त के हुक्मरान थे अयूब खान साहब, उनको बकायदा तौर पे इसलिए निकाला था कि 4 पैसे की 4 पैसे चीनी महंगी हो गई थी। तो ये जो महंगाई वाला चैप्टर है ना पूरी दुनिया में है, हमें मेरे ख्याल में इस बात पे शुक्र अदा करना चाहिए, और शुक्रिया अदा बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि हम लोग उस फेज से निकल गए हैं जिसमें कम से कम हम लोग बैंकरप्ट होने जा रहे थे। चोई साहब, उस मखसूस तबके को भी नकेल डालनी चाहिए हुकूमत वक्त को, जिसका हम तज़किरा हर दौरे हुकूमत में देखते हैं और हर दौरे हुकूमत में उनको जो है वो प्रायोरिटी रखा जाता है, और टैक्स कलेक्शन से भी वो दूर दूर तक उनका कोई ताल्लुक नहीं होता है। उस तबके को भी नकेल इसमें जरूर डालनी चाहिए। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन मुझे ये बताएं कि जिस तबके की बात कर रहे हैं वो कौन सा तबका है जो टैक्स नहीं देता? अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है, आप लोग टैक्स नेटवर्क के अंदर हैं। हाँ, छोटे बिजनेसमैन होंगे, छोटे काम कारोबार वाले लोग होंगे जो रजिस्टर्ड नहीं होंगे, लेकिन जो बड़े लोग, जो बड़े काम कारोबार हैं, वो जिस तबके की आप बात कर रहे हैं वो तो टैक्स नेटवर्क में होते ही है। हाँ, अगर वो किसी जगह पे कोई चोरी चकारी कर रहे हैं, किसी जगह पे कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको पता है इस बजट में हुकूमत की तरफ से एक तजवीज थी कि जो टैक्स चोरी करता है उसको बकायदा तौर पर अरेस्ट करने का वो जो आपका ऑफिसर है उसको राइट दिए जाना चाहिए। खैर वो मेरे ख्याल में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, शायद अगली दफा हो जाएगा कि जो टैक्स चोरी कर रहे हैं उनको बकायदा तौर पर गिरफ्तार किया जाए, और उनकी जो गिरफ्तारी है वो नाकाबिले उसकी जमानत भी नहीं होनी चाहिए। और ये वो चीजें हैं उस तबके पर हाथ डालने के लिए, लेकिन शायद इस बजट में तो वो नहीं हुई, लेकिन अगले बजट में ये कम से कम जरूर आएगी। बिल्कुल हाथ डालना चाहिए टैक्स देने। देखें, जो कौमें तरक्की कर रही हैं, जो कौमें हमसे आगे हैं, जिन कौमों के जाके हम आगे गलत लफ्ज है हाथ पिलाना पड़ता है ना, उनका टैक्स नेटवर्क ही अच्छा है। वो अपने उनका टैक्स का, खैर वो कौमें भी बड़ी, आप देखें वो हमारी तरह 60-65 साल पुरानी, 70 साल पुरानी कौम नहीं है, 60-70 को मुल्क पुराना बना नहीं है। जो बने हैं वहां पे नेटवर्क सिस्टम अच्छा बना था, तो वो आज हमसे बहुत आगे। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि हमेशा हमारी डायरेक्शन अच्छी होती है, उसमें अगर कोई तजर्बा ना किया जाए तो अल्लाह पाक खैर करे। तो अभी भी ये जो मेरे ख्याल में एक पूरा एक सिस्टम चल रहा है, पूरा एक जो निजाम चल रहा है, पूरी जो हुकूमत इस वक्त, मुझे किसी जगह पे किसी मुश्किल में नजर इस हवाले से नहीं आती कि जब वो काम करना चाहते हैं तो छोटी खुराक घर पे दी जाती है। तो इसका रिजल्ट जो है वो आने वाले 2-4 सालों में बेहतर निकलेगा, अच्छा निकलेगा, और जिस तबके की बात आप कर रहे हैं उस पर जरूर हाथ डाला जाएगा। बड़ा ताकतवर तबका है वो, आपको पता है 70 साल में उस पर कोई हाथ नहीं डाल सका, लेकिन इंशाल्लाह ताला एक न एक दिन पे हाथ डाला ही जाएगा। अक़दस वहीद सिंधिला साहब, जिस तरह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइल और ईरान जंगबंदी जो है उसके हवाले से अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने ईरान ने पाकिस्तान के, उन्होंने बताया कि अस्करी क़यादत और अवाम का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि उन्होंने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, मेरा यानी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, और फील्ड मार्शल का बिलखुसूस इसमें शुक्रिया अदा किया है। और उन्होंने कहा कि कतर पे हमले की भी पाकिस्तान ने मज़म्मत की है। तो आप इसको किस तरह से देखती हैं? जिस तरह कौमी असम्बली में ये इजलास हुआ, इसमें वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म को भी खराज तहसीन पेश किया गया, इसमें कि ईरान और इसराइल कशीदगी में बहुत मस्बत किरदार अदा किया है पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप ने और अहदेदारानों ने। जी हमजा, पाकिस्तान का रोल काफ़ी पॉजिटिव रहा है ईरान और इजराइल के मामले में। जिस तरह से पाकिस्तान ने उनको डिप्लोमेटिकली सपोर्ट किया है ईरान को एट दैट टाइम जब UN सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई, और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ से ओपनली कंडेम किया गया इजराइल की जारहियत को, और ये कहा गया कि ये कवानीन जो है बैन अल-अक़वामी उनकी भी खिलाफ वर्जी है और ईरान की सॉवरेनिटी पर हमला भी है। तो पाकिस्तान बहुत ओपनली ईरान के साथ खड़ा हुआ, और पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से था जो कि ईरान के साथ इस तरह से खड़ा हुआ था जिसकी ईरान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी एज कम्पेयर टू दोज कंट्रीज जहाँ से ईरान शायद एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसे कि इंडिया, कि वो उनको सपोर्ट करेगा या उनको हेल्प आउट करेगा। लेकिन बाद में देखा कि उन्हीं इंडियंस के नेटवर्क जो हैं वो वहाँ से पकड़े गए, और आपको पता है उन्हीं दिनों में बलूचिस्तान में भी एक कार्रवाई हुई और कुछ नेटवर्क्स को पकड़ा गया जो कि ईरान और पाकिस्तान में मुश्तरका कार्रवाइयाँ कर रहे थे। तो पाकिस्तान का ओवरऑल रोल अच्छा रहा है। पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली, अगर स्ट्रेटेजिकली नहीं या मिलिटरीली
सपोर्ट नहीं किया, लेकिन डिप्लोमेटिकली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और ईरान को एट दैट टाइम हर तरह की सपोर्ट की ज़रूरत थी, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल अकेले खड़े हुए हैं। और अकेले ही वो देखें, अमेरिका उनके साथ था, यूरोपियन कंट्रीज उनके साथ थी, सिर्फ चाइना, रशिया एंड पाकिस्तान वो तो कंट्री जो उनको कुछ हद तक काफ़ी इस तरह से सपोर्ट करे थे। तो ये बिल्कुल मानने वाली बात है सॉरी कि पाकिस्तान ने इस मामले पर ईरान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और दूसरी बात ये कि कतर पर हमला, देखें ये बात तो अब सबके सामने है। खुद डोनाल्ड ट्रम्प भी जो है वो इसके बारे में बात कर चुके हैं कि कतर पर हमला जो है वो किस तनाजुर में किया गया। और ये एक डील ऑलरेडी कोर्स पहले से हो चुकी थी कि हम इस तरह से आके अटैक करेंगे एंड देन आप उसको रिटेलिएट करें। तो फेस सेविंग के लिए ऑफ कोर्स वो एक हमला था, एंड उस हमले से पहले ईरान ने फेस सेविंग के लिए था या वो स्टेटमेंट फेस सेविंग के लिए थी डोनाल्ड ट्रम्प की? ये फेस सेविंग ऑल पार्टीज की फेस सेविंग है। देखें ईरान को भी ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ चाहिए था कि वो रिटेलिएटरी कोई ऐसी स्ट्राइक दिखाएं या दुनिया को भी दिखाएं, अपने लोगों को भी दिखाएं कि उन्होंने अमेरिका को भी रिटेलिएट किया। इजराइल का तो वो बहुत बुरा हाल कर ही चुके थे और वो पूरी दुनिया मान रही है, खुद डोनाल्ड ट्रम्प मान रहे हैं कि ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उन्होंने कितनी तबाही मचाई है। और इजराइल का वो जो एक इमेज था दुनिया में कि ये इनविंसिबल हैं, इनको हमला नहीं इन पर किया जा सकता, इनको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, तो वो जो एक इमेज है जिसकी बेसिस पे वो एक खित्ते के तमाम ममालिक को थ्रेट कर रहा था, एक पुलिसमैन बना हुआ था खित्ते का, वो ईरान ने उनका डिस्टॉर्ट किया है वो इमेज, और बहुत इफेक्टिवली डिस्टॉर्ट किया है। सो और दूसरी बात कतर पे हमला, वो ऑफ कोर्स इवन उन्होंने हमले से पहले भी ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने इसको बाकायदा कहा कि ये हम अपने दोस्त से हमला नहीं कर रहे, ये एक अमेरिकन अड्डे हैं वहाँ पर हमला किया जा रहा है। और ऑफ कोर्स वो एक फेस सेविंग थी, खुद कतर ने भी उसको बहुत ज्यादा नहीं किया, बल्कि आपको पता है कि कतर ही की मीडिएशन के आपसे जानना ये चाहूंगा कि वो हमला कतर पे जो हुआ उस पे पाकिस्तान की जानिब से मजम्मती बयान सामने आया, वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से भी, तो क्या उस पे वो मजम्मत होनी चाहिए थी? टू द पॉइंट। देखिए इतना नहीं है के साथ ताल्लुकात हैं जिसमें आपको जरूर, तो सऊदीया ने भी एक हल्की सी मजम्मत कर दी, पाकिस्तान ने भी एक हल्की सी मजम्मत कर दी, फिर कतर ने भी कुछ थोड़ी बहुत मजम्मत कर दी। तो कुछ आपको पता है सफारती सतह पर कुछ चीजें दिखाने की और होती हैं और बैकडोर कुछ और जाता है, तो वो और दिखाने की। चौई साहब आपसे जानना चाहूँगा, ईरान इसराइल वाला मामला वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से उन्होंने खिताब किया और उसमें उन्होंने कहा कि बिलखुसूस मेरा और सदर पाकिस्तान का फील्ड मार्शल का नाम लेकर जो है ईरान की जानिब से शुक्रिया अदा किया गया, और कतर की जो है वो हमला जो हुआ उसकी मजम्मत की गई पाकिस्तान की जानिब से, उसको भी उन्होंने एतराफ़ किया और पॉइंट आउट किया कि हमने उस पर भी मजम्मत की। आप इसको किस तरह से देखते हैं? माजी में हमने देखा कि एक फ़ौजी इत्तेहाद बनाया गया इस्लामी ममालिक की जानिब से, वो इत्तेहाद किस तनाजुर में बनाया गया था? वो ईरान के ख़िलाफ़ बनाया गया था, वो फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ बनाया गया था, या फिर वो इस्लामिक ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था? वो उसका किरदार कहीं नज़र नहीं आया जिसका साबिक हमारे आर्मी चीफ जो थे उनको सरबराह मुकर्रर किया गया था। देखिए, दो तीन चीजें हैं इसमें। पहले तो जो ईरान के साथ पाकिस्तान का स्टैंड है और उनका शुक्रिया अदा करना है, मेरे ख्याल में ये इस जंग की पाकिस्तान की सबसे बड़ी फतह है। मुश्किल तरीन वक्त था। देखें, हमारे मुल्क के हम मुसलमान हैं, तमाम हमसाया ममालिक के साथ हमारे तल्कात बहुत अच्छे हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छे रहें। हालांकि ईरान की सरजमीन से बहुत दफा कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो हमारे मतलब हक में नहीं जाती, लेकिन उसके बावजूद जब मुश्किल वक्त आया, पाकिस्तान ने बल्कि हिंदुस्तान से जंग जीतने के बाद सबसे पहले जाके जो शुक्रिया अदा किया था वो भी शायद ईरान का ही किया था। तो उसके जब ईरान पर मुश्किल वक्त आया तो हमारे लिए मुश्किल वक्त था कि हम लोग किस तरफ जाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि जाहिर एक तरफ दुनिया का ताकतवर तरीन जो मुल्क है उसका जो सदर है वो बार बार आपका शुक्रिया अदा कर रहा है। जाहिर है अगर वो शुक्रिया अदा कर रहा है तो फिर आप उसको तरफ भी देखेंगे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सफारती सतह पर और यूएनओ में जहां भी आवाज उठानी पड़ी है, पाकिस्तान ने ईरान के लिए आवाज उठाई है। और यही वजह है कि ईरान की पार्लियामेंट हो
ईरान की सड़कें हों, हर जगह पाकिस्तान के झंडे लहराए गए और बाकायदा तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ ईरान की तरफ से शुक्रिया अदा किया, तो ये पाकिस्तान अप्रिशिएट करता था। अब इसमें कोई शक नहीं है, जो भी मेरी बहन ने भी कहा कि जिस तरफ उनका इशारा था कि हिंदुस्तान जिसके साथ उन्होंने काफी ज्यादा उनकी तवक्कात थी कि वो वहां से कुछ हेल्प आउट होगी, वहां से तो कुछ हुआ नहीं, ना हमने देखा। लेकिन ये उन पे इल्जाम लग रहा है कि हिंदुस्तानियों ने ईरान के बारे में या ईरान को जितना नुकसान पहुंचाया वो सामने है। वो जाहिर है जासूसी वाले चैप्टर और सारे दूसरे चैप्टर। जहां तक इस्लामी फौज की आप बात करें, मेरा ख्याल है ये हमें उस वक्त जो है ना हमें बताया गया था कि कोई इस्लामी फौज बन रही है और उसके सरबराह बन रहे हैं, क्योंकि वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, हमारी वो इज्जत वाली जगह पे थे, तो हमें जरा उनको उठाकर पेश करना था कि बहुत बड़ी कोई मत हो रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इस्लामी फौज नहीं थी, बल्कि अगर कहा जाए कि जो रॉयल फैमिली है उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ मामला थे, जो दुनिया से बेस्ट लोगों को इकट्ठा करके एक बनाया गया ताकि इन लोगों उनकी सिक्योरिटी के लिए मामला थे। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस्लामी फौज बनाई गई थी जो जाकर ईरान के खिलाफ थी या वो फलस्तीन के हक में जाएगी या कल कुछ पाकिस्तान का होगा। अगर ऐसा होता तो फिर को हमें नजर आती, को हमें नजर नहीं आई। तो वो सिर्फ एक शाही जो फैमिली है उसकी सिक्योरिटी के लिए अगर कोई अदारा बनाया गया है तो ये बड़ी एजाज की बात है कि उसको हमारे साबिक चीफ जस्टिस साबिक जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन्होंने लीड किया है। ये इस बात की निशानदेही है कि हम लोग बड़े बहादुर हैं और इन चीजों को ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो वो मेरा ख्याल है उसको इस तनाजर में ले जाना कि वो कोई फौज बनाई गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। और पाकिस्तान की जानिब से कतर पर हमले की मजम्मत, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इस पे आपका क्या नुक्ता नजर? बिल्कुल कतर पे देखें, अगर ईरान के साथ आपके बड़े अच्छे तलकात हैं या ईरान आपका शुक्रिया अदा कर रहा है, लेकिन दूसरे फेज में कोई ईरान ऐसा काम कर रहा है जो काबिल मुजम्मत है तो उसकी मुजम्मत तो करनी चाहिए ना। देखिए ये ईरान का ये कहना और आगे से उनको अगर कोई मतलब कतर की तरफ से फिर भी उनको गुलदस्ता पेश किया गया और ये जंग रुकवाने में कतर का बड़ा अहम किरदार है, लेकिन अगर फिर भी उसके बावजूद अगर वो ये ना भी करते तो शायद गुजारा हो जाता था। पता सम टाइम क्या होता है, अब मुल्की लेवल पे तो बड़ी बात है, सम टाइम आपको कुछ बर्दाश्त करना भी पड़ता है। अगर अमेरिका ने हमला किया था ना और ईरान ने अगर बड़ी अच्छा काम किया तो फिर जाते जाके अमेरिका पे हमला कर देते, लेकिन क्योंकि आपने एक अपने दोस्त मुल्क के अंदर इसके बावजूद वहां पे अड्डे थे और वो अड्डे खाली भी करवा दिए गए, वहां पे था भी कोई नहीं, वो फेस सेविंग वाली स्टोरी कहानी आप ना भी करते तो अच्छा था, लेकिन क्योंकि आपने किया है और पाकिस्तान जो है उसके कतर के साथ भी तलकात बड़े अच्छे हैं, ईरान के साथ भी अच्छे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से अमेरिका को अड्डे देना ये सही बात है, इसको कंसीडर किया जा सकता है कि पॉजिटिविटी में, और उनके बकौल ये कि वो अगर जगह जो है वो इस्तेमाल होती है हमारे लिए या हमारे खिलाफ तो उसको मद्देनजर रखते हुए उनका ये एक्शन। लेकिन पहली बात तो है कि वो जगह ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुई, ये बात आपको भी पता है कि जो B-2 जो है वो अमेरिका से उड़कर आए हैं और वो रास्ते में किसी जगह पे रुके नहीं है, रास्ते में किसी जगह पे उन्होंने स्टे नहीं किया है और सिर्फ इस वजह से नहीं किया है कि दुनिया का कोई और मुल्क इसमें इन्वॉल्व ना हो, ताकि कल को ईरान ये ना कह सके देखे ना वो कितने मतलब प्लानिंग से आए हैं। तो पहली बात तो यह है कि जो अड्डे दिए गए हैं, अच्छा वो अड्डे भी दिए गए हैं या ईरान कतर ने या सऊदी अरब ने, दूसरे मुमालिक ने अमेरिका को वहां पर खुद बिठाया हुआ अपनी हिफाजत के लिए। अब वो हिफाजत किससे करनी उन्होंने? कम से कम पाकिस्तान से तो कतर को खतरा है कोई नहीं है, सऊदी अरब को पाकिस्तान से खतरा तो है कोई नहीं है, तो वो जिनके खिलाफ बैठाए हुए ना वो भी आपको पता है। लेकिन अब अच्छे माहौल में बात हो रही है तो हम उसको उस तरफ रहने देते हैं। तो ये उन लोगों की मजबूरी है, ये कतर की यूएई की मजबूरी है, क्योंकि उनको बड़ा डरा के रखा हुआ था कि पता नहीं कौन सी क़यामत आ जाएगी, क्या हो जाएगा, तो उन्होंने बिठाया वहां अपनी हिफाजत लेकर रखे हुए हैं। तो ये मेरे नहीं ख्याल पाकिस्तान को जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को अपनी हिफाजत करनी आती है, हमें अमेरिकन फौजों की जरूरत नहीं है। हम उनको अपने अड्डे नहीं दे रहे या वो हमारे मुल्क में आकर नहीं बैठ रहे। हालांकि माजी में ये गलती हुई है हमसे, लेकिन ना परवेज मुशर्रफ के दौर में कुछ गलतियां हुई ना हमसे, लेकिन मौजूदा दौर में ऐसी ना कोई गलती हो रही है, नाम देने जा रहे हैं। तो अगर कतर ने दिए हैं या सऊदी अरब ने दिए हैं तो अपनी सिक्योरिटी के लिए दिए हैं। अगर वहां पे अमेरिकन फौज बैठी हुई तो कल कुछ सऊदी अरब पे हमलावर होगा तो वो फिर सऊदी अरब को प्रोटेक्ट भी तो करेंगे ना सर। तो मेरे ख्याल में ये उनका राइट है, उन्होंने दिए हैं, उससे मुझे क्या प्रॉब्लम है, ये मेरा उससे क्या इशू है। अब ये थोड़ी है कि पूरे इलाके में जहां भी आएंगे वो सारे के सारे जो अड्डे दिए जाएंगे वो ईरान या पाकिस्तान के खिलाफ दिए जा रहे हैं। ऑलराइट, अक्दस वहीद सिंधेला साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसदाद मुनशियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस हवाले से आपका नुक्ता नजर जानना चाहूंगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी इस पे बिलखुसूस गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मुनशियात की जंजीर तोड़ने के लिए कौमी और आलमी सतह पर जद्दोजहद जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आप प्रोफेसर भी हैं, डेफिनेटली आप इसको किस तरह से देखती हैं? और उन्होंने
ये भी बैनुल-अक़वामी सतह पर ये सामने आई हैं चीज़ें कि गुर्बत की वजह से एक ये जो है वो फैक्टर बढ़ता है, और दूसरा जो है किसी परेशानी या मुश्किलात के सबब ये बढ़ता है। हमजा, मंशियात जो है वो आज के दौर की एक बहुत बड़ी लानत है, और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा इंडल्ज्ड है अब मंशियात के इस्तेमाल में। एक टाइम होता था जब नशा करना या नशावर चीज़ों का आपके पास होना एक बहुत ऐप समझा जाता था, और लोग समझते थे कि ये गलत बात है, अच्छे खानदान के लोग इस चीज़ को डिस्करेज करते थे। अब ये काइंड ऑफ एक स्टेटस सिंबल बन गया है। अब आपके जो यंगस्टर्स हैं वो आजकल ऐसी डिफरेंट पार्टीज हैं जिनमें जाते हैं, या डिफरेंट ऐसे ओकेजन्स हैं जो कि एक स्टेटस सिंबल के तौर पर देखे जाते हैं, और वहाँ पर ये आराम से बच्चे जो हैं वो नशावर अद्वियात का, डिफरेंट तरह के इंजेक्शंस का, और बहुत सारी ऐसी पिल्स हैं जिनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इसमें मैं ज़ाती तौर पर बीइंग अ टीचर, मैं क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, मैं पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा जिम्मेदार समझती हूँ। गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे पहले वालिदैन की भी जिम्मेदारी है। आज की जनरेशन एक बहुत एलिनेटेड जनरेशन है, वो एक बिल्कुल वर्चुअल रियलिटी में रहते हैं, उनकी रियल वर्ल्ड के साथ इतना कनेक्शन नहीं है, और वो एक बहुत ज़हनी तौर पर परेशान, डिप्रेस्ड एक जनरेशन है, और उनका गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है, जनरेशनल गैप। तो पेरेंट्स को वो कुछ कह नहीं सकते, जो इंटरनेट पे देखते हैं, जो वर्चुअल वर्ल्ड पे देखते हैं, उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। चेक एंड बैलेंस नहीं है। वालिदैन आजकल के दौर के ये समझते हैं कि मोबाइल दे दिया, अच्छी गाड़ी दे दी, पैसे दे दिए, वो हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी। अब आप वो जो पैसे दे रहे हैं वो आपका बच्चा कहाँ भी यूज़ कर रहा है आपने देखा है। और ज़्यादातर जो आप देखें यंगस्टर्स ये मंशियात वगैरह इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, वो किसी न किसी अपने आप को अपनी मेंटली अपने आप को पुरसकून रखने के लिए, किसी चीज़ से तवज्जो हटाने के लिए, किसी कमी को अपनी ज़ात के अंदर जो उनके है उस कमी को पूरा करने के लिए पीयर प्रेशर में आके वो ये चीज़ें कर रहे होते हैं। ना वालिदैन ये देखते हैं कि मेरे बच्चे किनके साथ उठ बैठ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका रोल है। फिर यूनिवर्सिटीज़ का या स्कूल्स का, कॉलेजेस का, आप देखें कि बहुत सारे कैंपसेस हैं। जैसे जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाती हूँ, हमारा कैंपस जो है वो ड्रग फ्री है। वी हैव होल सोसाइटी जो कि इसको रेगुलेट करती है, देखती है, चेकिंग होती है। स्मोकिंग जोन भी नहीं है, आप वहाँ पर आके स्मोक भी नहीं कर सकते। तो पूरा मॉनिटर किया जाता है, बच्चों को गाइड किया जाता है इस बारे में। तो जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं उनका भी रोल है। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में अनफॉर्चुनेटली जैसे इस्लामाबाद में आया था कि बहुत मेजर आइस का एक पूरा कार्टेल चल रहा था वहाँ पर, और वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में वो दे रहे हैं। तो चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है? गार्ड्स आपके कहाँ पर होते हैं? चेकिंग सिस्टम आपका कहाँ है? आपके हर जगह पे कैमराज लगे होते हैं, तो कैसे पॉसिबल है कि इतने कैमराज में होते हुए बच्चे जो हैं वो ड्रग यूज कर रहे हैं? आपकी इंटरनल इन्वॉल्वमेंट होती है। ये तो पूरे बिजनेसेस हैं, ये पूरे कार्टेल्स हैं जो कि इस तरह से ऑपरेट करें, और ये हमारी यंग जनरेशन के साथ, उनके फ्यूचर के साथ जो है वो खेल रहे हैं। उसके बाद आप देखें हुकूमती लेवल पर भी मैं अमूमन वो आते हैं, वो एक आध सेमिनार करके चले जाते हैं, बस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आए, आपने सेमिनार कर दिया, आपकी जिम्मेदारी पूरी होगी, ऐसा नहीं है। आपने जो पॉलिसी मेकिंग की है वो बहुत वीक है। जिस लाहौर में आकर आप सेमिनार कर रहे होते हैं, फॉर इंस्टेंस मेरी यूनिवर्सिटी में जीसी में आकर आप सेमिनार कर रहे हो, और पास यूनियो हॉस्पिटल के पीछे अगर नशा बिक रहा है, तो कैसे नहीं आपको पता कि मुझे पता है, आपको पता है, एक आम इंसान जिसने खरीदना है उसको पता है, आपको कैसे नहीं पता कि यहाँ पर नशा बिक रहा है और आपने उसको कैसे रोकना है? तो पॉलिसी मेकिंग और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की भी कमी है, और विल की भी कमी है। और ये क्योंकि ठीक है जय साहब आप इसको किस तरह से देखते हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर भी और पाकिस्तान में? बिलखुसूस हम पाकिस्तान के हवाले से बात करना चाहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस अहम मौजू पर नौजवान नस्ल के बचाव के लिए इक़दामात करने का कहा, और उन्होंने बिलखुसूस दो चीज़ें वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि मुनशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन के मौका पर यह पैगाम उनका सामने आया कि हम हर हिकमत अमली अपनाएंगे। और क्या समझते हैं कहाँ पे जो है वो लूप होल्स हैं जिसकी वजह से ये यहाँ तक पहुँचती है, फिर वो आगे यूनिवर्सिटीज़ में और हमारे बच्चों को जो है वो तबाही की तरफ लेके जाती है?
बड़ी बदकिस्मती है जी ये। चंद पैसे कमाने के लिए जो काम धंधा करते हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो बिल्कुल बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि वो पेरेंट्स की है, वालदैन की है कि वो अपने बच्चों पर ख्याल रखें कि उनके बच्चे अगर किसी ऐसी गलत हरकत या गलत करते हैं या लत में पड़ते हैं तो उनको फौरी इक़दाम करने चाहिए, और वो ऐसा करते भी क्यों हैं। और जहाँ तक हुकूमत की बात है तो हुकूमत को देखें, सज़ा और जज़ा जो है ना, ये अब दुनिया के जो ममालिक है ना जहाँ पर ये नशा मतलब जीरो तो वहां पे भी नहीं होगा। आप अबू धाबी, दुबई और सऊदी में जा रहे हैं, इसकी जो सजा है वो मतलब कि इतनी सख्त है कि टीवी पे बोली नहीं जा सकती। वो गर्दन जो है वो उखाड़ के फेंक देते हैं इस नशा बेचने वालों की जो सजा है। तो जो सजाएं होती हैं ना वो ही इस मुआशरे, खास तौर पर जो हमारे वाला मुआशरा है ना, यहाँ पे तो जब तक आप सजाएं नहीं देंगे, और उन पर अब सजाएं बहुत होगी यहाँ पर, अगर आप डॉक्यूमेंट देखें, कागज देखें, कानून से देखें तो वो इतनी ज्यादा होंगी कि आप देख के परेशान हो जाएंगे। सजाएं बहुत सख्त हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद ना होने के बजाय ये जो नशा बेचने वाले, काम कारोबार धंधा करने वाले हैं, जो मासूम बच्चों, मासूम कलियों की जिंदगियों से खेलने वाले हैं, जब तक इनसे आनी हाथों से नहीं निपटा जाएगा उस वक्त तक मेरे ख्याल में ये नशा ना तो खत्म हो सकता है, ना इसको खत्म किया जा सकता है। हुकूमत जो है वो इस दिन के हवाले से बयान तो दिया है, लेकिन अगले 364 दिन जो है ना उस पर अमल दरामद भी करना चाहिए, अमल दरामद होना भी चाहिए। देखें, नशे ने पूरे शहर और पूरे गांव जो है वो तबाह कर दिए हैं। बहुत सारे मेरे और आपको खुद नजर आएंगे आपके अराउंड में, सराउंडिंग में, कि जो बच्चे हैं, वो खानदान है, वो इसमें तबाह हो गए हैं। और हीरो जैसे बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, ये भी नहीं कि नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटियों में चला गया, और यूनिवर्सिटियों में जब ये चला जाता है तो वहां पे पढ़ाई होनी क्यों है, क्योंकि जब नशे पे लग जाना तो फिर आगे होना क्या है। तो इस पे हुकूमत को बड़ा सख्त इकदाम लेने चाहिए, माफी नहीं मिलनी चाहिए, और खास तौर पर जो नशा बेचने वाले हैं उनके खिलाफ ऐसा क्रैकडाउन होना चाहिए और दोबारा वो कभी सामने भी ना आ पाए, कि हमेशा के लिए उनको खत्म करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौई साहब, आपने कीमती वक्त दिया। चौधरी परवेज संधेला साहब हमारे साथ मौजूद थे और अक़दस वहीद संधेला साहबा हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये मौजूदा सूरत हाल है जिसपे हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से जो खिताब किया गया इजलास में, बजट के हवाले से उन्होंने मेहनत का तज़किरा किया और उन्होंने वज़ीर ख़जाना और पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया, उस पर हमने बात की। और इस पे जो है वो दोनों हमारे एनालिस्ट पैनल की जानिब से नुक्ता नज़र सामने आया, जिस पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम की जानिब से भी हैं। और अक़दस वहीद संधेला साहब ने जिस तरह से कहा कि ये अवाम दोस्त बजट महसूस नहीं हुआ, बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत सारी टैक्स कलेक्शन के प्रोसेस में जो है वो खामियां हैं। और चौधरी परवेज संधेला साहब ने इस पे अपना नुक्ता नज़र पेश किया। उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें माजी के कंपैरेटिवली दुरुस्त समत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और अपकमिंग जो सिचुएशन है, अपकमिंग मंथ जो हैं, अपकमिंग ईयर जो हैं, उसमें डेफिनेटली हर चीज़ जो है वो दुरुस्तगी की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। जो आज खामियां हैं वो कल नजर नहीं आएंगी। दूसरा, हमने ईरान और इसराइल के हवाले से बात की और इस पे पाकिस्तान के किरदार के हवाले से शुक्रिया अदा किया गया ईरान की जानिब से, उसको हम ज़ेर बहस लाए। पाकिस्तान ने डेफिनेटली मुतफ़िका तौर पर एनालिस्ट पैनल की जानिब से नुक्ता नज़र सामने आया कि अमली तौर पर यह किरदार निभाया है और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के इस किरदार को सराहा भी जा रहा है और इसको जो है वो खुशाइंद नज़रों से देखा भी जा रहा है। और इसके साथ साथ हमने बैनुल-अक़वामी सतह पर और पाकिस्तान में भी जिस तरह से इंसदाद मनशियात के आलमी दिन के मौका पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी गुफ्तगू की, उसको ज़ेर बहस लाए। उसमें जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है, लेकिन उस सबसे पहले वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए, अपने बच्चों के जो है फलाह के लिए, बहबूद के लिए उन पे ज़रूर नज़र रखें और उनको इस तरह की बुरी सोहबतों से बचाएं और इस तरह की बुरी जो लत है उससे बचाएं। और हुकूमत वक्त की भी जिम्मेदारी है कि इट्स नॉट जस्ट फॉर द स्टेटमेंट, उनको भी इम्प्लीमेंटेशन भी करवाना है, प्राइवेट इदारों में भी और सरकारी इदारों में भी और अपनी पाकिस्तान की टेरिटरी में भी। डेफिनेटली हर पर्सपेक्टिव, हर स्टेक होल्डर जो है वो अपना पर्सपेक्टिव लेकर बढ़ेगा और इसकी रोकथाम के लिए इक़दाम करेंगे तो डेफिनेटली हर चीज़ पे काबू पाया जा सकता है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान हमज़ा भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।